हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वह जो है सुकनासो उपदेश, जो कादम्बरी ग्रंथ का एक भाग है। तो उसके जो लेखक हैं बाणभट्ट, वहाँ से प्रश्नोत्तरी हम लेकर उपस्थित हुए हैं। यह प्रश्नोत्तरी UPLT जो मुख्य परीक्षा लिखित होने वाली है उन सभी जो है शिक्षकगण के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं उसके बाद उत्तर को। तो प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। प्रश्न है, बाणभट्ट का स्थिति काल निर्धारित कीजिए। यानी कि जो कवि बाणभट्ट है जिन्होंने कादम्बरी जो है कथा की रचना की, और उसी का एक भाग है शुकनासो उपदेश। तो शुकनासो उपदेश उसी का एक भाग है। तो यहाँ पे बाणभट्ट का स्थिति काल निर्धारित करना है, यानी कि बाणभट्ट का जो समय है उसी को निर्धारित करना है। तो यहाँ पे बाणभट्ट ने स्वतः ही अपने ग्रंथ हर्षचरितम में उन्होंने अपने परिवार और वंश का जो है वर्णन किया है। तो यहाँ पे उत्तर की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है, बाणभट्ट का स्थिति काल निर्धारित कीजिए। तो इनका जो समय था 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। तो उसका जो तर्क वितर्क है, जो प्रमाण है, उसी में वही हमारा क्या उत्तर है। तो हम चलते हैं भूमिका की तरफ। भूमिका में हमें क्या लिखना है, तो यह हमारा रहा उत्तर। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमारा है दोस्तों, संस्कृत साहित्य के महान गद्यकारों में बाणभट्ट का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो संस्कृत साहित्य के महान गद्यकारों में, तो गद्यकार में मुख्य रूप से 3 नाम प्रचलित है, उनमें से एक बाणभट्ट का है। तो संस्कृत साहित्य के महान गद्यकारों में बाणभट्ट का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वह अपनी अलंकारपूर्ण, भाव प्रधान और विशिष्ट शैली के कारण प्रसिद्ध है। कौन? बाणभट्ट। उनकी प्रमुख कृतियां हर्षचरित और कादम्बरी है। मुख्य जो है प्रसिद्ध है, लेकिन वैसे 5 कृतियां, लेकिन मुख्य रूप से जो 2 प्रसिद्ध हैं, एक का नाम है हर्षचरित और एक का नाम है कादम्बरी, जो संस्कृत गद्य साहित्य के उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। यानी कि यह दोनों क्या है, संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। बाणभट्ट न केवल एक कुशल साहित्यकार थे, बल्कि अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के भी सजीव चित्रकार थे। यानी कि बाणभट्ट न केवल एक कुशल साहित्यकार थे, बल्कि क्या थे, सामाजिक भी थे, सांस्कृतिक भी थे और राजनीतिक जीवन के भी सजीव चित्रकार थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कादम्बरी के बारे में एक प्राचीन आलोचक की उक्ति है। तो कादम्बरी के बारे में एक जो है प्राचीन आलोचक की उक्ति, वह कहते हैं, कादम्बरी रस ज्ञान महारो अपि न रोचते। अर्थात जिसने एक बार मदिरा का स्वाद चख लिया हो, उसे भोजन भी नहीं भाता। वस्तुतः बाणभट्ट, तो यहाँ पे है कि कादम्बरी के एक जो आलोचक है उन्होंने क्या कहा कादम्बरी के बारे में, कादम्बरी जो है रस ज्ञान महारो अपि न रोचते। अर्थात जिसने एक बार कादम्बरी मदिरा का स्वाद चख लिया हो, उसे भोजन भी नहीं भाता। यह हो गया। आगे है, वस्तुतः बाण का गद्य भी पद्मय है। जो बाण का जो गद्य शैली है वह भी क्या है, पद्मय है। उनके एक एक शब्द में संगीत है, लय है, लास्य है, और जो है बाण एक नवीन गद्य शैली के आविष्कारक है। क्या है, लास्य है, और बाण क्या है, एक नवीन गद्य शैली की क्या है, आविष्कारक है। तो यह हमारा जो भूमिका में हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप लिखिएगा जरूर, इनकी जो है स्थिति काल बताने के लिए। ठीक है, तो यह हमारा हो गया भूमिका में। अब हम बढ़ेंगे, बाणभट्ट की स्थिति काल कैसे निर्धारित है। तो यहाँ पे आगे हमारा है दोस्तों कि बाणभट्ट का स्थिति काल क्या है, निर्धारित कीजिए। तो हमारा पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वह है, बाणभट्ट के स्थिति काल का निर्धारण मुख्यतः उनके द्वारा रचित हर्षचरित के आधार पर किया जाता है। तो हमें क्या स्थिति काल निर्धारित करना है दोस्तों, तो यहाँ पे बताना है कि बाणभट्ट के स्थिति काल का निर्धारण मुख्यतः उनके द्वारा रचित हर्षचरित के आधार पर किया जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे हर्षवर्धन के क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, ये एक पॉइंट पे हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में भ्रमण करने वाले चीनी यात्री
हिंसांग के संस्मरणों और उपलब्ध ताम्रपत्रों आदि के आधार पर यह निश्चित है कि थानेश्वर और कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ही बारभट्ट के आश्रयदाता थे। तो यह कहाँ से पता चला? यह हमें पता चला है दोस्तों, चीनी यात्री जो हिंसांग है उनके संस्मरण उन्होंने जो लिखा है और जो ताम्रपत्रों पे जो लिखा है उसी के आधार पर यह पता चला कि जो बारभट्ट है वह जो हर्षवर्धन के क्या थे? आश्रयदाता थे। तो कौन से सन में? 619 से 645 ईस्वी में वह जो है भारत भ्रमण के लिए आए थे। यह हमारा हो गया है दूसरा पॉइंट दोस्तों। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा है हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक माना जाता है। अतः बारभट्ट का समय भी लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी यानी 620 से 650 ईस्वी के बीच निश्चित किया गया। तो कैसे पता चला कि इनका समय क्या है? तो हर्षवर्धन का जो समय 606 ईस्वी से 647 ईस्वी माना जाता है, उसी के आधार पर बारभट्ट का समय भी 7वीं शताब्दी ईस्वी लगभग 620 से 650 के बीच निश्चित किया जाता है। ये हमारा जो है तीसरी पॉइंट थी। चौथा में हमारा है कि इसके अतिरिक्त हर्षचरित में बारभट्ट ने अपने जीवन अपने पिता के विषय में भी जानकारी दी है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे हर्षवर्धन के दरबार के राजकवि थे। कुछ विद्वानों के अनुसार बारभट्ट का जीवन काल लगभग 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। तो किसके अनुसार? कुछ विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि बारभट्ट का जो जीवन काल था लगभग 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। उनका साहित्यिक उत्कर्ष हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। तो उनका जो साहित्यिक उत्कर्ष हुआ था कब हुआ था? जब वो हर्षवर्धन के शासन काल में उनके आश्रयदाता बने, तब जो है उनका साहित्यिक उत्कर्ष जो है उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो यह हमारा जो है रहा दोस्तों स्थिति काल, यानी कि बताना क्या हमें दोस्तों? बारभट्ट की स्थिति काल को निर्धारित करना है। तो इसको हम पॉइंट के द्वारा जो है बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है? तो निष्कर्ष में हमें यह लिखना है दोस्तों, इस प्रकार उपलब्ध ऐतिहासिक एवं साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बारभट्ट का स्थिति काल 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के आसपास था और वे हर्षवर्धन के समकालीन एवं उनके दरबारी कवि थे। उनका साहित्य उस युग की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक झलक प्रस्तुत करता है। तो उनका साहित्य क्या है? उस युग की क्या करता है? सांस्कृतिक और ऐतिहासिक झलक प्रस्तुत करता है, जो उनके काल निर्धारण को और अधिक प्रामाणिक बनाता है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया दोस्तों। एक बार इसको फिर देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न हमारा कहता है कि बारभट्ट का स्थिति काल निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे हमने उनकी स्थिति काल को निर्धारित किया कि बारभट्ट का जो समय है 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध, वह कैसे पता चला? तो इसके कई मतभेद थे, यानी कि हर्षवर्धन के जन्म काल को लिया गया और साथ ही जो है हिंसांग जो यात्रा के समय आए थे उन्होंने अपने जो है संस्मरण और ताम्रपत्रों पर जो लिखा उसके आधार पर बारभट्ट का समय माना जाता है। और जो है बारभट्ट ने स्वयं अपने ग्रंथ हर्षचरित में अपने जीवन का बारभट्ट जो हर्षवर्धन और अपने वंश का जो है वर्णन किया है। तो इन सभी के आधार पर जो है बारभट्ट की स्थिति काल निर्धारित की जाती है। तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले भूमिका लिखिएगा। भूमिका हमने बता दिया क्या क्या लिखना है। इसके साथ ही जो है यहाँ पे जो पहला जो हेडिंग वाइज डालेगी वो डाला जाएगा बारभट्ट का स्थिति काल। तो यहाँ पे पॉइंट के द्वारा यहाँ पे पहला 3-4 पॉइंट है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बारभट्ट का स्थिति काल निर्धारित कीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये हमारा निष्कर्ष है, जो इस पूरे क्वेश्चन का जो सार होता है वो होता है निष्कर्ष। तो यह रहा दोस्तों आज की एक हमारी छोटी सी प्रश्नोत्तरी जो बारभट्ट की स्थिति काल। तो आगे की प्रश्नोत्तरी हम जल्द ही लेकर उपस्थित होते हैं बारभट्ट पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके साथ ही यदि हमारी क्लास आप लोग को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।